पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दे लीजिए। जी, जी, बहुत बड़ी बात कह दी है आपने, छोटी बात नहीं की है। एक बहुत बड़ा एम्फैटिक स्टेटमेंट है आपका सैयद साहब। मैं आता हूँ अनिल जी आपके पास। अ, आपने सेंगर साहब की बात भी सुनी और सैयद कासिम साहब की भी बात सुनी। राहुल का कद तो बढ़ रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। राजनीति में एक नई छवि भी उभर कर आ रही है और इस ढंग से मैंने भी अपने जीवन में किसी राजनेता के द्वारा एक खुला खत लिखते हुए नागरिकों के नाम, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये फिनोमेना है, ये अक्सर होता नहीं है इस ढंग से देखा जाए तो। लेकिन वैसे तो भाषण देते थे वो जनता के नाम ही होता था, लेकिन इस पर खुला खत भी लिखा है। तो कुछ फिजा तो बदल रही है। मकर संक्रांति तो है, सबको बधाई भी हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से सब लोगों को बिहू की, लोहड़ी की, पोंगल की और साथ में मकर संक्रांति, और गुजरात में ये उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। तो हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से सबको बधाई हो। अनिल जी आपको भी, और वीरेंद्र जी और सईद कासिम साहब आपको भी, और सभी दर्शकों को। तो फिजाओं में कुछ हवा में बदलाव तो है। सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण में आ गया सर। राहुल का भी लगता है ऐसा ही हो रहा है कि उनका सूरज भी उत्तरायण में आ गया है। अनिल जी। दिनेश जी देखिए, ऐसा है कि राहुल का कद इस भारत जोड़ो यात्रा से ऊंचा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी को उसकी पार्टी के लोग ही, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग ही पप्पू कहने लग गए थे। और बहुत सारे कांग्रेस के लोग पप्पू पप्पू कहते दूसरी पार्टियों में चले भी गए। अब एक जो साधना की है, जो यात्रा की है, उससे राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखा भी है। और एक नफरत के खिलाफ वो खुल के बोल रहे हैं, बेधड़क, बिना डरे, बिल्कुल एकदम निडर बहादुर बनके। उसका उनको अप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी का कद अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा ऊंचा हो गया है, तो वो अभी गफलत की बात हो जाएगी, ये मुगालता होगा। आज भी नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा है, और ना सिर्फ नरेंद्र मोदी का कद है, उसके पास जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है। दुनिया की नंबर 1 पार्टी संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और संख्या के हिसाब से नहीं, संसाधनों के हिसाब से भी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की। जितने संसाधन हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और बड़े बड़े उद्योगपति दुनिया के उसके साथ खड़े। तो ऐसे में अगर विपक्ष के नेता एक दूसरे से अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो 2024 में भी वही होगा जो 2019 में हुआ। ये तो साइंस का नियम है। इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। और 2024 के बाद मैं समझता हूं कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं, तो इस देश में आमूल चूल परिवर्तन होंगे, संविधान में परिवर्तन होंगे, सेकुलरिज्म के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, और झंडा और तमाम चीजें जो है, संस्थान जो है, सुप्रीम कोर्ट, जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह आज भी लग रहे हैं, इन सब चीजों में इतने बदलाव हो जाएंगे, देश बहुत बदल जाएगा, बहुत आगे। तो इसलिए हर कोई जो समझदार इस देश में संविधान में यकीन करता है, और इस देश की प्रगति चाहता है, और इस देश में एकता अखंडता को बने रखना चाहता है, मोहब्बत चाहता है, वो चाहता है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। और आपने देखा कई देशों में तो ये नियम है, मतलब अमेरिका का देख लीजिए कि 2 बार एक कोई राष्ट्रपति बन जाए तो तीसरी बार उसको अलाउड ही नहीं है बनना, चाहे वो चुनाव जीत भी सकता है। बैरक ओबामा तो बहुत पॉपुलर थे, वो चाहते तो तीसरी बार बन जाते, लेकिन वहां का यूएसए का नियम ही नहीं है, तीसरी बार वो अलाउड ही नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर तीसरी बार कोई बनेगा तो उसमें तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, वो अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाएगा। तो इस समय जो देश की हालत है, तमाम जो ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, और देश में इसमें भी कोई शक नहीं, 63% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, वोट नहीं देते, वो किसी और दल को वोट देते हैं। तो समझदारी की ये बात होगी कि उन 63 को कैसे एकजुट किया जाए। और ये होता है ना, जो बिग ब्रदर एटीट्यूड, ये जो ईगो होती है, ये मारती है। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी एक बड़े नेता आदरणीय स्तर पे बन के उभरे, लेकिन उनके साथ ही नीतीश कुमार भी एक बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं, जो इतने सालों से गठबंधन चला रहे हैं, जिन्होंने बिहार में फिरका परस्ती को घुसने नहीं दिया, और जो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की बात करते हैं।
तो जहां तक सेकुलरिज्म की बात है, राहुल गांधी जो जिस तरह की मोहब्बत की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो राहुल गांधी का उस विषय में सब मानते हैं। लेकिन इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उसके 3 वोट बैंक माने जाते हैं। नंबर 1 तो सवर्ण वर्ग का जो वोट उसके साथ माना जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि नॉन यादव जो ओबीसी है वो उसको वोट देता है, और नॉन जाटव जो दलित है, शेड्यूल कास्ट है, वो उसके साथ है। तो ये समीकरण बना के भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर उत्तर भारत में चलती है। तो नॉन यादव ओबीसी को अगर कोई जोड़ सकता है तो वो नीतीश कुमार है, जो आज के युग में, आज के समय में जिसकी अपील पैन इंडियन हो चुकी है। और पुराना जनता दल परिवार जिसको नीतीश कुमार एक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के लोक दल है, इंडियन नेशनल लोक दल है, आरएलडी है, समाजवादी पार्टी है अखिलेश की, आरजेडी और जेडीयू है, उसके बाद उड़ीसा में बीजू जनता दल है, कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी है जनता दल सेकुलर। तो ये सबको भी नीतीश कुमार अंदर अंदर वो शोर नहीं मचाते। उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो चुपचाप काम करते हैं और वो चल रहा है। तो ये जब तक नीतीश कुमार का गठबंधन जो भी वो बनाने के प्रयास कर रहे हैं और वो सफल होंगे, और राहुल गांधी और आरजेडी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है इस समय देश की, अगर ये मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा मानना है। बाकी ये जो जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा की है, मैं उसको देखता हूँ ऐसे जैसे इस देश में एक सिद्धार्थ होते थे। उन्होंने साधना की, तपस्या की, और उसके बाद वो उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो राहुल गांधी को भी इस पदयात्रा के दौरान जो उन्होंने लोगों से कहते हैं ना कि मैंने आप लोगों की कहानियां सुनी है, जो बातें सुनी है, उनके दुख दर्द सुने, किसानों के, नौजवानों के, तो उससे इनको एक तरह से राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ये एक जिसे कहते हैं बहुत ही मैच्योर नेता बनकर के इस 120 दिन में बहुत ज्यादा इन्होंने एक बौद्धिक स्तर पे ऊंचाई प्राप्त की, बुलंदी प्राप्त की है। तो वो सब देश के लिए देखा जाए, कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूं जिस परिवार से राहुल गांधी आते हैं, देखिए जब 2004 में यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ गई थी, तो लोगों को लगता था सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं ने कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी विदेशी मूल की प्रधानमंत्री बनी तो मैं सर मुंडा दूंगी और मैं जमीन पे सोऊंगी। तो सोनिया गांधी ने बहुत समझदारी दिखाते हुए मनमोहन सिंह को, जो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे विश्व स्तर के, उनको बनाया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नेता कौन बनेगा, ये जरूरी नहीं है, सब बराबर माने जाते हैं। जैसे एक भाईचारे की भी जो बात होती है उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब है। हाँ, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव किया जाता है, तो जो भी ज्यादा सक्षम है उसको बनाया जाएगा। और राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं कि जो एक जंग नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ और फिरका परस्ती के खिलाफ इस देश में चल रही है, उसमें वो बहुत मजबूत बन के उभरे हैं। वो देश को नफरत से मोहब्बत की ओर ले जा रहे हैं, अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हैं, बेजुबानों की जुबान बन रहे हैं, कमजोर का हथियार बन रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं आपकी इन सब बातों से सहमत हूँ। जी दिनेश जी, आप म्यूटेड है, म्यूटेड है आप। आपने बात की कि जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती तो बहुत सारे एडवर्स कमेंट आए थे कि एक विदेशी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, और ना जाने क्या क्या बोला गया था उनके बारे में। जी जी तो जी। फिर उन्होंने एक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। हम भारतीय बहुत ज्यादा संकीर्ण विचारों के हो गए हैं। हम जब एक ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत खुशी करती है, कमला हैरिस बनती है वाइस प्रेसिडेंट तो खुशी होती है, लेकिन हम अपने देश में किसी भी उसको एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो अब भारतीय नागरिक है और जिसको भारत के संविधान में सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारी जो मानसिक संकीर्णता है, जो एक नैरोनेस है, या ये कहा जाए कि हम शायद अपने आप को इतना सुपीरियर समझ बैठे हैं कि हम समझते हैं कि हम दूसरे देशों के तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाहे गायना में हो या सूरीनाम में हो या मॉरिशस में हो, कहीं और भी हो सकता है, या अमेरिका और अब तो ब्रिटेन में भी है, लेकिन हम किसी विदेशी को यहाँ स्वीकार करेंगे, ये हमारी एक तरह से ह्यूमिलेशन है इंडिया के लिए। ये कैसी मानसिकता है सर, अनिल जी? देखिए ये
गलत मानसिकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो एक महिला ये जो भारतीय थी संस्कार तो नहीं है। हमारे भारत में तो सारे विदेशियों ने राज किया सर। किसने हून भी आए थे, कुशांस भी आए थे, आर्यंस भी आए थे, ये भी बाहर से आए थे, मैं तो मानता हूं। और अभी ये मुगल्स भी आए थे, ब्रिटिश भी आए, सबने आके राज किया यहाँ तो सर। जी सबने राज किया है, संस्कार भी है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि आज के समय में हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, व्यवहारिक होना पड़ता है। तो आज के समय में जो मासिस की एक मेंटेलिटी अलग होती है और जिसको कहते हैं बुद्धिजीवी की मेंटेलिटी अलग होती है। तो कई बार दोनों में क्लैश हो जाता है, बुद्धिजीवी किसी और तरह से सोचते हैं और आम आदमी किसी और तरह से सोचता है। तो राजनीति में जो है वो आपको आदर्शवादिता नहीं चलती, व्यवहारिकता ज्यादा चलती है। तो जो मेरे को लगता है कि सोनिया जी ने जो लिया, जो उस समय स्टैंड लिया, वो बहुत ही समझदारी का था और उसका नतीजा ये निकला कि 2009 में फिर यूपीए को रिपीट किया देश के लोगों ने। तो वो जो एक विदेशी मूल का एक बहुत बड़ा, जैसे अब राहुल गांधी पे भी वंशवाद का तो लगाया ही जाता है, तो वो एक विदेशी मूल का जो बहुत बड़ा मामला था जिससे नेगेटिविटी इस देश में पैदा हो सकती थी, वो सोनिया गांधी ने बहुत ही समझदारी से खत्म कर दिया। दिनेश जी।